हेलो एवरीवन, नेक्स्ट चैप्टर हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। वैसे तो ग्रेविटेशन 11th क्लास का पार्ट है, बट कंपटीशन में ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ ही पढ़ाया जाता है। इसका रीज़न ये है कि दोनों चैप्टर्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी सारे फॉर्मूले इनके सेम होते हैं, तो इसीलिए हम कंपटीशन में इसको इसके साथ ही पढ़ते हैं ताकि ग्रेविटेशन का रिवीजन भी हो जाता है हमारा और एक नया चैप्टर भी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशन के हिस्ट्री के बारे में, कि ग्रेविटेशन की हिस्ट्री स्टार्ट होती है आर्यभट्ट से, कि उन्होंने सबसे पहले एक खोज की थी कि अर्थ सन के अराउंड चारों ओर सर्कुलर शेप में चक्कर लगा रही है, और फिर उन्होंने ये बताया कि अर्थ के अराउंड कोई भी सैटेलाइट, जैसे नेचुरल सैटेलाइट अपना मून है तो मून चारों ओर चक्कर काट रहा है, ये कंडीशन चली। फिर धीरे धीरे और सारी कैलकुलेशन हुई। हम डायरेक्ट चलते हैं न्यूटन की कैलकुलेशन पे, क्योंकि सबसे बड़ा रोल उन्हीं का ही रहा है और लगभग चैप्टर उन्हीं के ही लॉज के ऊपर आधारित है। तो एक बात हमने कॉमन सी ज़रूर पढ़ी है कि न्यूटन पार्क में बैठे थे, ऊपर से एक सेब गिरा, एप्पल गिरा और ग्रेविटी की खोज हो गई। तो आज सबसे पहले तो उसी कहानी को क्लियर करते हैं कि किस टाइप से वो कहानी थी। जब न्यूटन 23 ईयर के थे तब उन्हें किसी कारणवश रेस्ट दे दिया गया था घर पे। तो उन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च स्टडी पहले भी कर रखी थी, बाद में उनका प्लेनेटरी मोशन के ऊपर ध्यान गया था, उन्होंने वहाँ की रिसर्च करना स्टार्ट कर दी थी। तो उन्होंने देखा कि अर्थ के अराउंड मून 27.3 डेज में एक चक्कर कंप्लीट करता है, यानी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर चक्कर कंप्लीट करता है 23 डेज में। इससे पहले केपलर के 3 रूल आ गए थे, 3 नियम आ गए थे कि इलिप्टिकल ऑर्बिटल में सारे के सारे सैटेलाइट किसी भी एक प्लेनेट के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं और सारे प्लेनेट सन को एक फोकस मानकर उसके चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिटल में चक्कर काट रहे हैं। तो उन्हीं की कैलकुलेशन को उन्होंने आगे स्टडी किया था। उनका मानना ये था कि जैसे टाइम पीरियड इतना लगता है मून को एक राउंड कंप्लीट करने में, और जो उनके बीच की डिस्टेंस है, यानी अर्थ के सेंटर की और मून के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है हमारी 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर कि इतनी उनके बीच की डिस्टेंस है। अब हमने सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई डिवाइडेड बाय इसका टाइम पीरियड इसका स्क्वायर इंटू आर। ये चीज़ 2 पाई बाई टी करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, इतना हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक टाइम पीरियड टी हो गया, इंटू आर का आर है ये। तो 2 पाई तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू की 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ अगर ऐसा यूनिट में पुट की जाए तो उनका रिजल्ट आया था 0.0027। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि किस टाइप से चला था, हमारे सिलेबस की भी नहीं है, बट एक फीलिंग आएगी कि फॉर्मूला हमारा किस टाइप से ड्राइव हुआ था। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आया हमारा 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सर्कुलर मोशन में हमने एक बात सीखी थी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किस कारण आता है। एक्सेलेरेशन जब भी कोई फोर्स अप्लाई करेंगे उसी के कारण तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है। इसका मतलब अर्थ और मून के बीच कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, और वह फोर्स सेंट्रीपिटल यानी सेंट्रल नेचर का है, इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन यहाँ पर हमें इतना मिला है। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न तो ये थी कि ये फोर्स लगा कौन रहा है। तो धीरे धीरे इनके ऊपर रिसर्च किया गया। पहले ये माना जाता था कि जो छोटे पार्टिकल है, छोटे ऑब्जेक्ट है, उनकी तो अलग स्टडी, उनके अलग रूल रेगुलेशन होते हैं। जो बहुत बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट है, जैसे प्लेनेट की बात चलें, हम यूनिवर्स के अंदर चले जाते हैं तो उनको अलग ही रूल रेगुलेशन में पढ़ा जाता था। तो न्यूटन ने ये कहा कि अगर दोनों के दोनों अगर हम सेम ही कायदे कानून के हिसाब से चलें, यानी जो रूल्स हम छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाते हैं वही रूल्स अगर हम हैवी बॉडीज़ के लिए लगाएं तो भी हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो उन्होंने इसी के ऊपर ये सारी की सारी रिसर्च करना स्टार्ट की कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो इतना हुआ। अब दिमाग उनका खटक रहा था कि कैसे ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आया, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, ये फोर्स कौन लगा रहा है, कहाँ से लग रहा है। तो एक दिन वो शाम को पार्क में बैठे थे तो एक एप्पल टूट कर नीचे गिरा।
फिर उन्होंने ये सोचा कि एप्पल जस्ट टहनी से अलग हुआ अपने पत्ते के साथ, तो वो नीचे गिर रहा है, इसका मतलब अर्थ उसे खींच रही है अपनी तरफ। और एप्पल में इतना ज़्यादा मास नहीं है, उतनी ज़्यादा उसका इनर्शिया नहीं है कि वह अर्थ को अपनी तरफ खींच ले, क्योंकि उसका मास तो कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब अर्थ छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। अब एक्सीलरेशन तो इसके बराबर आया, और जो एक्सीलरेशन एप्पल पे लगा वह एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड के 9.81 इसकी कैलकुलेशन होती है, ये था। फिर इन दोनों का उन्होंने रेशियो निकाल के देखा कि ये तो हमारी कैलकुलेशन मून की है कि मून के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन am से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि मून के ऊपर लगने वाला एक्सेलेरेशन अर्थ के कारण, एप्पल पे लगने वाला अर्थ के कारण एक्सेलेरेशन इतना। इन्होंने इन दोनों का रेशियो लिया कि एप्पल डिवाइडेड बाय ए मून इज इक्वल टू 9.81 डिवाइडेड बाय 0.0027। जब उन्होंने ये कैलकुलेशन की ना, तो वह कैलकुलेशन हमारी 3600 के बराबर आई। यानी एप्पल का और मून का जो एक्सेलेरेशन था उनका रेशियो 3600 आया। तो उन्होंने इसको एक बार माइंड में सेव किया। फिर उन्होंने डिस्टेंस के बारे में कैलकुलेशन की कि डिस्टेंस एप्पल की कितनी है अर्थ के सेंटर से। जैसे ये अर्थ है, इसकी r रेडियस है, ये सेंटर हो गया। एप्पल यहाँ से गिरा तो अर्थ के सेंटर से इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में तो इसकी हाइट कुछ है ही नहीं ना। तो हम अप्रोक्सीमेट यही मानते हैं कि एप्पल की जो डिस्टेंस थी इसके सेंटर से वह अप्रोक्सीमेट इक्वल टू r के बराबर ही थी, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर थी। रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6400 किलोमीटर होती है। और हमें ये भी डिस्टेंस पता है कि जो मून की डिस्टेंस है, यानी मून के और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ये डाटा वैसे हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। कभी आप पजल हो रहे हो कि मैंने तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को याद रखा है, हमें भी याद रखना पड़ेगा क्या? ये जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है कि कहाँ से हमारा वह फॉर्मूला इन्वेंट हुआ था, उनकी बातें चल रही हैं। तो अब इन दोनों का रेशियो लेके देखा इन्होंने कि RA डिवाइडेड बाई RM। तो RA डिवाइडेड बाई RM 6400 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3.85 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो जब इनको डिवाइड किया तो यह अप्रोक्सीमेट इक्वल आया 1/60 के। ये सेकंड कैलकुलेशन आई। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कैलकुलेशन में एक तो सिमिलरिटी है ना कि इसका रेसिप्रोकल स्क्वायर है। तो इससे ये बातें शो हुई कि जैसे एक बार मैं फिर रिवाइज ही कर देता हूँ पूरी बात को, कितने टाइम पीरियड में मून एक चक्कर कंप्लीट करता है, डिस्टेंस इतनी है। इन दोनों की कैलकुलेशन से एक्सेलेरेशन निकल के आ गया। अब बात ये आई कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आया, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा ही होगा। अब वह फोर्स कौन लगा रहा है? इस बात का जवाब मिला जब अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया। तो दिमाग में आया कि मून के ऊपर अर्थ फोर्स लगा रही है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है। अब कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो गई, वह सेंट्रीपिटल फोर्स किस किस के प्रोपोर्शनल होगा, कैसे कैसे चलेगा। तो एप्पल का एक्सेलेरेशन ये था, इनका रेशियो निकाल के हमने एक तो ये इक्वेशन बना ली, फिर डिस्टेंस का रेशियो देखा, हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हमने कैलकुलेशन की कि ए एप्पल डिवाइडेड बाय ए मून इज इक्वल टू, इसका 60 का स्क्वायर कर सकते हैं ना अपन। 60 का स्क्वायर मतलब इसका उल्टा स्क्वायर, यानी RM डिवाइडेड बाय RA का होल स्क्वायर। इससे एक ये चीज़ प्रूफ हुई कि एप्पल का जो एक्सेलेरेशन होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्पल की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी रिलेशन बनती है। अब सारी कहानी यहीं से ही शुरू होती है हमारे फॉर्मूलेशन की, कि इतना एक्सेलेरेशन मून पे लगा, इतना एक्सेलेरेशन हमारा एप्पल पे लगा, इनका रेशियो ये था, डिस्टेंस का रेशियो ये आया। तो यहाँ से ये बात साबित होगी कि जो एक्सेलेरेशन लग रहा है ना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वह उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
अब बात करें कि फोर्स की, कि फोर्स जो होगा, ये तो एप्पल की बात हो गई ना, और ये है तो एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है ना, सेंटर की तरफ लग रहा है। तो इसको अगर जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतना हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है, तो मास तो m आ गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, इसके साथ m को ऐड कर देंगे एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होगा। ये फोर्थ रिजल्ट हमने मान लिया, क्योंकि AC की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा ना r स्क्वायर, तो m का m था ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने r स्क्वायर रख दिया। अब ये जो सेंट्रल फोर्स थे, ये सेंट्रल फोर्स न्यूटन्स की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे कर रहे थे, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे थे कि दोनों के पास मास है। जैसे अर्थ एप्पल को खींच रही है तो एप्पल भी तो अर्थ को खींच रहा है ना। ये बात अलग है कि अर्थ का इनर्शिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तो अर्थ में मोशन बहुत कम आएगा, और एप्पल का इनर्शिया बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसमें बहुत ज़्यादा मोशन आएगा। तो अर्थ का मोशन नेग्लिजिबल 0 है, उसी का मोशन है तो वो उसके ऊपर आकर गिर जाता है। अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि अर्थ यहाँ पर है और उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट सेम टू सेम यहाँ होता, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके मिडल पॉइंट के ऊपर जाके मिलते। इस टाइप की कैलकुलेशन उन्होंने एज्यूम की थी, एजम्पशन की थी। कुछ एजम्पशन भी लिए गए थे इसके लिए, तो वो भी आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो। तो खैर हम एक अपना फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारा ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू NLM3 के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे। तो इस बात को घुमा फिरा के अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वह सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ के मास के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना, क्योंकि अर्थ है, ये एप्पल है, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर भी तो फोर्स लग रहा है ना। वह इस अगर अर्थ को रिस्पेक्ट में हम लेके चले तो एप्पल के ऊपर लगने वाला फोर्स किसके प्रोपोर्शनल था, एप्पल का मास स्मॉल m मान लो, अर्थ का मास कैपिटल M मान लो, डिवाइडेड बाय उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हम एप्पल को रेफरेंस लेकर इसको देखेंगे। एप्पल को अगर रेफरेंस लेकर देखते हैं तो एप्पल के अकॉर्डिंग ये अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो वह सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थ के मास के डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के स्क्वायर के होगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों को अगर कंबाइन किया जाए तो दोनों के मास पे डिपेंड करता है, वह फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये उन्होंने एज्यूम किया था। अब इसके बहुत सारे एविडेंस मिले कि न्यूटन्स ने जो चीज़ मानी, ये चीज़ उन्होंने एज्यूम ही की है, प्रूफ नहीं की, थ्योरेटिकली एज्यूम की है। और इनके द्वारा एज्यूम की गई बातें है ना, यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल हुई। दो टाइप से लॉ बनते हैं, जैसे एनर्जी है ना, एक तो इसकी बात बताऊंगा। एक ये होता है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका मैथमेटिकल मॉडल भी तैयार हो गया, उसके बारे में रिसर्च हो गई और बहुत सारे हमें प्रूफ मिल गए, तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन में उनकी सॉलिड थी, सब कुछ था। बट ये जो एनर्जी ड्राइव हुआ ना, तो इसके अंदर उन्होंने यहाँ तक तो प्रूफ किया। अब जो कैपिटल M का फंडा आया है ना, उन्होंने इन्वेंट अपनी तरफ से किया, माना अपनी तरफ से। तो मानने के बाद जितनी भी यूनिवर्स में कैलकुलेशन की गई वह मानने के बाद ठीक बैठ रही थी। तो यही माना गया कि NLM3 के अकॉर्डिंग वह भी तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके मास के ऊपर भी तो प्रोपोर्शनल होगा ना। इसीलिए यह बात डायरेक्टली लिखी जाती है कि वह फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी दोनों ऑब्जेक्ट के मास डिवाइडेड बाय दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये था न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन NLG, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हमने सिर्फ इतनी बातें सुनी थी कि एप्पल गिरा, ये फॉर्मूला बन गया। एप्पल गिरने से फॉर्मूला नहीं बना, एप्पल गिरने से कॉन्सेप्ट आया कि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, कि ये जो फोर्स लग रहा था, यह फोर्स कौन लगा रहा था, अर्थ लगा रही थी। इस टाइप की कैलकुलेशन हुई और लास्ट में यह हमारा रिजल्ट बना। अब इसका एक कांस्टेंट तो होगा ना, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है।
अगर कुछ बातें आपको लगे नोट करने लायक तो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। तो जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाएगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट mm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट तैयार होकर आया। न्यूटन से तो इतना आया, फिर जी की कैलकुलेशन किसी और साइंटिस्ट ने की, वो एक्सपेरिमेंट खैर किसी बुक में तो दिया हुआ होगा, न तो हमारे कंपटीशन में है और न हमारे बोर्ड लेवल में, तो हम उसका जिक्र भी नहीं करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अगर किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब पे या फिर अपनी कोई भी एक रेफरेंस बुक पे सर्च कर सकता है उस एक्सपेरिमेंटल स्टडी को। तो यह जी कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर ऐसा ही यूनिट की बात की जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आप इसको कूलम्स लॉ से सिमिलरिटी ढूंढो इसके अंदर कि कूलम्स लॉ के अंदर फोर्स जो था वह क्या था, एक कांस्टेंट आता है, दोनों पार्टिकल पे चार्ज था तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता था ना। यहाँ पर मास है तो m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। अब ये जो फोर्स था यह अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों ही नेचर का होता था, यह फोर्स हमारा सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है। यह कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड करता था, यह कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इस टाइप की कुछ थ्योरेटिकल बातें भी पढ़ेंगे, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यह फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज़ कूलम्स लॉ के बराबर था। इसके जो न्यूमेरिकल्स हमने किए वही सेम टू सेम न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले पे बनते हैं, तो वो भी करेंगे। तो काफ़ी सारी सिमिलरिटी है जो मैंने सबसे पहले फर्स्ट लाइन में बताया था कि इस चैप्टर को यहीं क्यों पढ़ाया जाता है कंपटीशन में। इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप जो चैप्टर पढ़ के आए हो जिसमें ये फॉर्मूला पढ़ा, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ा, यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे, सेम फॉर्मूले चलेंगे, सेम बातें चलेगी हमारी, अप्रोक्सीमेट चैप्टर सेम टू सेम है तो कैलकुलेशन में आसानी भी रहेगी और आपका इनडायरेक्टली रिवीजन भी होता रहेगा लास्ट चैप्टर का, तो इसीलिए यहाँ पर पढ़ा जाता है। अब सबसे मेन बात आपको बता दूं कि ये जो जी है ना, इसकी डायमेंशन बहुत बार पूछी गई है नीट के अंदर। जब पीएमटी था तो पीएमटी के अंदर, स्टेट पीएमटी के अंदर बहुत बार इसकी डायमेंशन पूछी जाती है कि कैपिटल जी की क्या डायमेंशन होगी। तो आप खुद ट्राई करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है कि कैपिटल जी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। आज की डीपीपी में भी आपको ये मिल जाएगा और कल डिस्कस भी करेंगे इस बात को, इसकी डायमेंशन निकालेंगे भी हम। तो NLG जो है हमारा वो NLG F इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है। जिस टाइप से यह इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है उसी टाइप से ये भी ओबे करेगा। वहां पर मीडियम रख देते थे तो K की वैल्यू चेंज हो जाती थी, यहाँ पर मीडियम रखें चाहे ना रखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले कुछ करैक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं इस GMM अपॉन R स्क्वायर, इस जो फोर्स आया है हमारा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली बात तो यह फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, यानी इसका नेचर हमेशा अट्रैक्शन का रहेगा। जैसे कूलम्स लॉ से कूलम्स जो फोर्स हमने निकाला था उसका नेचर क्या था, वह रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, लेकिन यह फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। सेकंड, यह सेंट्रल फोर्स है कि दो ऑब्जेक्ट की सेंट्रल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है यह ऑब्जेक्ट यह फोर्स हमारा। और थर्ड इसका है कि जैसे उसमें हम बात कर रहे थे, जैसे सेंट्रल फोर्स तो हमारा कूलम्स लॉ भी था, उसमें हमने बात की थी कि जैसे एक चार्ज पार्टिकल Q1 यहाँ रख दिया, एक चार्ज पार्टिकल Q2 यहाँ रख दिया, फिर मैंने यहाँ पर एक Q3 चार्ज पार्टिकल रख दिया, यह इसके ऊपर सपोज F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा था, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में F2 लग जाएगा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन इस चार्ज ने जितना फोर्स लगाया वह तो उतना ही रहेगा ना। यानी अगर कोई अनदर बॉडी इसकी प्रेजेंस में रख दी जाए तो उसके ऊपर भी यह फोर्स डिपेंड नहीं करेगा, जिस टाइप से
कूलम्ब्स फोर्स डिपेंड नहीं कर रहा था। डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर बॉडीज, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच जितना फोर्स लग रहा है वह उतना ही लगेगा, चाहे तीसरा चौथा पांचवा अगर और भी हम ऑब्जेक्ट रख दें। नेट फोर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट ने जितना फोर्स लगाया उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। फोर्थ, कूलम्ब्स फोर्स जो है हमारा वह मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन यह फोर्स हमारा मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, जैसे उसके अंदर हम कभी वाटर को मीडियम मान लेते थे, कभी ग्लास को मीडियम मान लेते थे, बट इसके अंदर ये सारी बातें, चाहे दो ऑब्जेक्ट को जैसे M1 M2 मास को हम समुद्र में ले जाके कैलकुलेशन करें, चाहे स्पेस में ले जाके कैलकुलेशन करें, चाहे बीच में कोई और ऑब्जेक्ट रख दें, उनके बीच में जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगना है उतना ही लगेगा, मीडियम पे यह कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। ओबे NLM3, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थर्ड को ओबे करता है। ये इसकी एक और नई बात हो गई, जैसे ये फोर्स भी कर रहा था ना, कूलम्ब फोर्स जो था वह भी थर्ड लॉ को ओबे करता है, तो यह भी थर्ड लॉ को ओबे करता है। लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स का आप इसी टाइप से समझ लो कि सन के अराउंड सारे प्लेनेट चक्कर काट रहे हैं, तो जो लास्ट प्लेनेट अपने इस यूनिवर्स का माने वह भी इस अपने सोलर सिस्टम का माने, तो वह भी उसके अराउंड एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। फिर अपनी गैलेक्सी किसी और के सेंटर के अबाउट भी चक्कर काट रही है, मीन्स बहुत ज़्यादा वाइड रेंज तक का यह फोर्स है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स है ये हमारा। और जितने हम नेचुरल फोर्स पढ़ते हैं, जैसे 4 फोर्स के बारे में जिक्र किया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया न्यूक्लियर फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, तो इन सब में सबसे वीक फोर्स जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। इसका अंदाज़ा आप इस टाइप से लगा लो कि जैसे मार्कर है, मार्कर को अर्थ खींच रही है ना, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है ना, और मैंने एक छोटी सी स्पॉट से इस अट्रैक्टिव फोर्स को नेगलेक्ट कर दिया, मीन्स अर्थ जितनी बड़ी चीज़, एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को खींच रहा है और मेरी एक छोटी सी स्पॉट के कारण यह मार्कर इसकी तरफ नहीं जा रहा, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना वीक फोर्स है, यानी सबसे वीकेस्ट फोर्स इसी को माना जाता है। तो 7th कैरेक्टरिस्टिक्स आप यह भी लिख सकते हो। अब याद करो कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने वहाँ पर चार्ज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे। अब मास के तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई जिक्र नहीं करते। उसके बाद हमने वहाँ पर पढ़ा था कूलम्ब फोर्स को कि K=Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² होता है। हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए। अब बात है, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी हम पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ NLG, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में वेक्टर फॉर्म की थी उसी टाइप से इसकी भी है कि यहाँ पर M1 मास है, R डिस्टेंस पर हमने M2 मास रख दिया। ये पॉइंट A मानो और ये पॉइंट B मानो। अब उसमें तो दोनों सेम चार्ज लिए थे, लाइक चार्ज लिए थे, तो हमारा रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन का आया था ना। यहाँ पर ये हमेशा एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है, तो ए जो पार्टिकल है उसके ऊपर बी पार्टिकल का एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, वह फोर्स हमारा इस डायरेक्शन का होगा कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एफ ए बी आ गया। और सेम टू सेम अगर इस पार्टिकल की बात करूँ तो ए पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इस डायरेक्शन का आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होगा कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या होगा, G M1 M2 डिवाइडेड बाय R²।
और डिस्टेंस कौन सी मेजर करेंगे, किस डायरेक्शन का फोर्स है ये हमारा, डायरेक्शन हमारी ए से बी वाली डायरेक्शन है ना, उसमें हमारे डायरेक्शन यहाँ जस्ट अपोजिट वर्ड आया था। उसका रीजन ये था कि हमने रिपल्सिव नेचर माना था, तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में था, तो आर बी से ए वाली बात ली थी हमने, और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी तो यही था। अब यहाँ पर हमारा फोर्स जिस डायरेक्शन में है और डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, तो फोर्स की डायरेक्शन डिस्टेंस की डायरेक्शन मतलब कि ए से बी की डायरेक्शन, ए से बी की डायरेक्शन, और आर ए बी हमारा कैप आ जाएगा कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी होगा जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर हमारी डायरेक्शन को शो करता है, और यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है हमारा, ए से बी वाली डायरेक्शन में इस फोर्स के लिए, तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानो। F ऑन बी ड्यू टू ए क्या होगा कि जी दोनों का मास डिवाइडेड बाय आर। अब कौन सी डिस्टेंस लेंगे, इस डायरेक्शन में है ना, बी से ए वाली डिस्टेंस को लेंगे हम कि आर बी ए का स्क्वायर डॉट आर बी ए का कैप, तो ये चीज़ आ जाएगी। ये आप सेकंड इक्वेशन मानो। हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है। तो थ्योरेटिकल एग्जाम में अगर जब भी पूछा जाता है तो हम यही लिखते हैं कि वी नो दैट आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये चीज़ यहाँ पर अगर हम पुट करके देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 F ऑन A ड्यू टू B क्या होगा, G m1 m2 डिवाइडेड बाय R A से B वेक्टर का क्यूब हो जाएगा ना। स्केयर का मतलब पहले ही मैग्नीट्यूड का स्केयर था, इस यूनिट वेक्टर को अगर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड में करेंगे तो नीचे तो क्यूब आ जाएगा इनटू R A B वेक्टर आ जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन मानो। फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि एफ बी ए क्या होगा हमारा, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर बी ए की क्यूब आ जाएगी यहाँ पर, और इनटू आर बी ए वेक्टर आ जाएगा। ये फोर्थ इक्वेशन मानो। अब हम ये तो जानते हैं ना कि आर ए बी वेक्टर नेगेटिव ऑफ आर बी ए वेक्टर के होगा, कि ये वेक्टर जस्ट नेगेटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन में ही जस्ट अपोजिशन है, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों ही वैल्यू सेम है ना हमारी, तो डायरेक्शन में जस्ट नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करके देखें तो एफ ए बी किसके बराबर आएगा, नेगेटिव ऑफ जी m1 m2 डिवाइडेड बाई, ये तो आर क्यूब आएगी या नीचे मैग्नीट्यूड का क्यूब डिस्टेंस का क्यूब मान लेते हैं हम, इनटू आर बी ए आ जाएगा। और ये चीज़ क्या है हमारी कि एफ बी ए किसके बराबर है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर बी ए। ये फोर्थ इक्वेशन थी, तो ये फिफ्थ मानो और ये सिक्स्थ इक्वेशन मानो कि फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 एफ ए बी जस्ट नेगेटिव ऑफ एफ बी ए होगा। हमारा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी जस्ट नेगेटिव फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के बराबर होता है। ये चीज हमने प्रूफ की है। मीन्स hence proved that NLG obey NLM थर्ड। ये चीज हमने प्रूफ कर दी कि जस्ट नेगेटिव रिजल्ट के बराबर आया। डायरेक्शन का ही रोल है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही बातें सेम है। तो इस टाइप से वेक्टर फॉर्म को प्रूफ करना होता है। तो अगर फाइनल रिजल्ट्स की बात लिखूं इनके, कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसके बराबर होगा, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू r12 की डायरेक्शन। यह हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। अब इसके एक दो न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, तब जाके ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे कि ये ओरिजिन है। यहाँ पर 2 kg का ऑब्जेक्ट 5,2 पे रख दिया और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया। ये ए ऑब्जेक्ट मानो और ये बी ऑब्जेक्ट मानो आप।
कि 3,6 पे रख दिया हमने 4 kg का ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या होगा? ये चीज़ हमसे पूछ ली कि फाइंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बताओ क्या होगा। अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हमें रिजल्ट पूछा है तो डायरेक्शन का भी रोल होगा। सबसे पहले तो इनके बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे, ये क्या होगा। कुछ बुक्स में इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया होता है कि वैसे तो उनका तरीका तो वो जेन्युइन होता है बिल्कुल थ्योरी और रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर परफेक्ट बात की जाए, बट हमें तो सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। नीट में हमें आंसर चाहिए तो हम इनको डायरेक्टली ही याद रख लेते हैं, जैसे इस फॉर्मूले में हम याद रख रहे हैं। वो R1 ये मानते हैं, R2 ये मानते हैं, फिर ये वेक्टर निकालते हैं, ये वेक्टर निकालते हैं, प्रॉपर तरीके से आपकी डेरिवेशन को प्रूफ करते हैं। हम तो यहाँ डायरेक्ट अपने रिजल्ट को लेकर चलते हैं और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि RAB क्या होगा। RAB क्या होगा भाई? ये A है और ये B है। A से अगर B की तरफ जा रहे हैं तो RB माइनस RA होता है वेक्टर फॉर्म में अगर बात की जाए तो। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ 1D की, कि ये डिस्टेंस एक पॉइंट तो हमारा A यहाँ पे था, दूसरा पॉइंट हमारा B यहाँ पे था। ये डिस्टेंस RA है और ये डिस्टेंस RB है। तो RA और B के बीच की डिस्टेंस, A से B के बीच की ये डिस्टेंस कितनी होगी? इस टोटल में से ये घटाऊंगा तभी ये आएगी। अगर B से A पूछ लूँ तो मैं नेगेटिव साइड जा रहा हूँ ना, तो RA माइनस RB की तरफ ये डायरेक्शन को शो करता है। उसी टाइप से हम यहाँ पर चलेंगे कि A से B जा रहे हैं तो B माइनस A ही होता है, यहाँ होती है हमारी कैलकुलेशन। तो I को I से करेंगे तो 3 माइनस 5 का I कैप प्लस 6 माइनस 2 J कैप, यानी RAB हमारा कितना आया? माइनस का 2I कैप प्लस का 4 J कैप आया। सेम टू सेम RBA किसके बराबर आएगा? 2I कैप प्लस का 4 J कैप आएगा। अब अगर बात करें कि फोर्स ऑन A ड्यू टू B क्या होगा, तो G की वैल्यू आप पुट कर लेना, M1 M2 यानी 2 इंटू 4 हो गया, डिवाइडेड बाय R का स्केयर, कि फोर्स ऑन A ड्यू टू B निकालें हैं तो RAB को पुट करते हैं। तो इसका अगर स्केयर की बात की जाएगी तो 4 प्लस 16 आ गया, इंटू यूनिट वेक्टर क्या होगा? माइनस का 2I कैप प्लस का 4J कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ये चीज़ आ गई, ये कैलकुलेशन आप सोल्व कर लेना। और जो फोर्स ऑन B ड्यू टू A आएगा वह आएगा G इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय R का स्केयर तो उतना ही रहेगा 4 प्लस 16 का होल स्केयर, इंटू यूनिट वेक्टर हमारा ये आएगा ना कि 2I कैप माइनस का 4J कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 प्लस 16। तो एक रिजल्ट हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में ये आएगा, दूसरा रिजल्ट ये आएगा, दोनों एक दूसरे के जस्ट नेगेटिव होगा, वो हमने पहले भी प्रूफ कर रखा है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स वेक्टर फॉर्म पे बनते हैं। ये मैंने फास्टली इसलिए करवा दिया कि सेम टू सेम हम न्यूमेरिकल कूलम्ब्स लॉ के करते आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते आए हैं। जब हमने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में ड्राइव कर लिया था, फिर उसके एक दो न्यूमेरिकल किए, तो इस टाइप के वो न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मीन्स दो वेक्टर क्वांटिटी को जब ऐड किया जाता है तो हम अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, हम वेक्टर फॉर्म में ही चलते हैं। हेडिंग वगैरह मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये हमें पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि इस एक m मास को कोई एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है,
एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और ये एक अननोन फोर्स F4 इस डायरेक्शन में मानो, और ये F5 फोर्स मानो। जैसे इस मास को पांच अलग ऑब्जेक्ट अपनी अपनी डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें निकालना है कि फोर्स जो नेट फोर्स लगेगा m मास के ऊपर वह क्या होगा। तो इसकी डेफिनेशन तो यही होती है कि जितने फोर्स लग रहे हैं उन सब का वेक्टर सम ही हमारा नेट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब का वेक्टर सम मतलब कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। अगर ये n नंबर ऑफ फोर्सेस हो तो डैश 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 Fn तक बात चली जाएगी। कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट को बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वह सब फोर्स का वेक्टर सम ही होती है, जो हमने यहाँ पर लिखा है। आप अपनी लैंग्वेज में इस चीज़ को लिख सकते हो। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। 3 आइडेंटिकल मास इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे हैं, जिसकी साइड a मीटर है और m kg मास है। फाइंड F नेट ऑन C। ये a मानो, ये b मानो और ये C पार्टिकल मानो। किसी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, ये चीजें हमें फाइंड करनी है। तो ए पार्टिकल अपनी तरफ फोर्स लगाएगा ना F, और ये भी पार्टिकल अपनी तरफ फोर्स लगाएगा F। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे, इसीलिए मैंने F से रिप्रेजेंट किया है कि इस डायरेक्शन ये दोनों मास सेम है, ये दोनों मास भी सेम ही है, डिस्टेंस दोनों के बीच की सेम है, तो इनका रिजल्ट भी सेम ही आएगा। तो F और F है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री का। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच एंगल हमारा दो साइड के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है। तो वेक्टर सम के लिए F नेट की वैल्यू हमारी कितनी होगी, F ऑन C ड्यू टू A प्लस F ऑन C ड्यू टू B, ये चीज़ होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा F है कि ये F ऑन C ड्यू टू A है और ये F ऑन C ड्यू टू B है, F के बराबर ही ये चीज़ है। अब दो वेक्टर को जब ऐड किया जाता है तो हम जानते हैं कि F C A का स्केयर प्लस F C B का स्केयर प्लस 2F C A F C B इंटू कोस थीटा होता है। ये हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक डेरिवेशन 11th क्लास में की थी वेक्टर के अंदर, और बहुत बार इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। तो F C A का मतलब F का स्केयर प्लस F का स्केयर प्लस 2 इंटू F का मतलब तो F स्केयर हो गया, और कोस थीटा क्या है, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री हाफ होता है, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये 3F स्केयर हो गया, यानी रूट 3F हमारा F नेट की वैल्यू आ गई। तो ये नेट रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, और F की वैल्यू हम जानते हैं कि GMM अपॉन R स्केयर, ये F की वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू हम पुट करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं इस पे। एक अच्छा न्यूमेरिकल और करते हैं कि एक हमें स्केयर दे दिया जिसके चारों कॉर्नर्स पे मास रख दिए, M मास और M मास। A इसकी साइड दे दी, तो पूछ लिया जैसे ये A है, ये B है, ये C और ये D कि F नेट ऑन D क्या होगा, नेट फोर्स D वाले पार्टिकल पे कितना लगेगा, ये हमसे पूछ लिया। तो जिस टाइप से हमने ये किया उसी टाइप से वहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 फोर्स थे, वहाँ पर 3 फोर्स आएंगे। एक फोर्स तो हमारा इस डायरेक्शन में आएगा F1, या फिर आप AD लगा F फोर्स ऑन D ड्यू टू A। एक फोर्स इस साइड आएगा फोर्स ऑन D ड्यू टू C,
और एक फोर्स इस साइड आएगा कि फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी। 3 फोर्स लगेंगे। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, कॉन्सेप्चुअल भी है। तो सबसे पहले निकालते हैं कि F ऑन डी ड्यू टू ए कितना है। वह है हमारा जी एम स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर। और डायरेक्शन ये मान लेते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, माइनस का जे कैप मान लेते हैं, माइनस का जे कैप। फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी किसके बराबर आएगा, जी एम स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर, और ये आई कैप होगी डायरेक्शन। इन दोनों का रिजल्टेंट यानी इसका और इसका रिजल्टेंट आएगा तो इसी डायरेक्शन में ना, एफ आर। तो एफ आर की वैल्यू क्या आएगी, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। हम तीनों को एक साथ सोल्व नहीं करेंगे अपनी कैलकुलेशन आसानी के लिए, पहले इन दोनों को सोल्व करके देखेंगे या तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, और सेम डायरेक्शन के वेक्टर तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं तो हम उसको ऐड कर देंगे। तो एफ आर किसके बराबर आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो √2f के बराबर आएगा ना, कि √2gm स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर। ये हमारा एक रिजल्ट आया। जिस डायरेक्शन में यह रिजल्ट आया उसी डायरेक्शन में तो दूसरा वेक्टर था कि फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी कितना लगेगा, gm स्केयर डिवाइडेड बाई आर स्केयर का मतलब √2a होगा ना डायगोनल, तो √2a का स्केयर करेंगे तो 2a स्केयर आ जाएगा। यह सेकंड मानो, डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी, एफ नेट हमारा इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो gm स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर तो कॉमन आ गया, √2 प्लस 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। अगर यही हमसे पूछा जाता कि एफ वेक्टर बताओ, मीन्स एफ नेट वेक्टर बताओ कितना होगा डी के ऊपर लगने वाला, तो ये डायरेक्शन भी डिफाइन करते, इसके साथ ये एक यूनिट वेक्टर भी लगाते कि आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई √2, ये डायरेक्शन आती है हमारी, तो वो भी हम इसके साथ ऐड करते हैं। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, डीपीपी में भी मिल जाएंगे, कुछ आपको थ्योरी नोट्स में भी मिलेंगे न्यूमेरिकल्स। आप एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ना और उसके डिफरेंस निकाल के देखना कि डिफरेंस बिटवीन एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है आपको। 3-4 डिफरेंस मिलेंगे आपको, उनकी लिस्ट बना के आप उनको डिफ्रेंशिएट करना, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। बहुत बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि दोनों फोर्सेस के बीच में डिफरेंस बताओ क्या होगा, या कई बार के और कैपिटल जी के बारे में दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना और एक आपको जो डीपीपी दी गई है वो सॉल्व करना।